Hello guys, most welcome to our YouTube चैनल जीरो टू हीरो विद शैलेश में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को सामने हम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, भोजन कहाँ से पचना शुरू करता है, वो आपके बड़ी आंत क्या है, छोटी आंत क्या है, इसके बारे में डीपली आपको जानकारी दी जाएगी। चलो दोस्तों, बिना कोई बात करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही पाचन तंत्र मतलब पाचन कहलाता है। मतलब आपको बड़ा टुकड़ा है, जब हम भोजन करते हैं तो हम थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेके भोजन करते हैं तो उसको हम दांत से कूचते हैं, तो जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। फिर अंदर जाके हमारी अमाशय द्वारा उस पे यसीएल एक अम्ल होता है वो छोड़ा जाता है, जिससे वो और भी घटित होते होते छोटी आंत में जाते हुए फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर अपशिष्ट पदार्थ गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया हमारी दिनचर्या हमेशा चलती रहती है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम डीपली जानकारी लेते हैं दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से तंत्र आते हैं, जैसे मुख गुहा आपका होगा, जिसे माउथ कैविटी कहते हैं। मुंह जो होता है आपका प्रथम पाचन तंत्र होता है। सबसे पहले पाचन तंत्र कहाँ शुरू होता है, आपके मुख से। मुख में सलैवरी ग्लैंड मतलब ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसी को मिक्स करके ही मुख अपना पाचन तंत्र शुरू करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में। इस चित्र को जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को भली भांति देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या कहाँ है, इसको आपको आसानी से पढ़ने में आपको मदद करेंगे। जैसे ग्रसिका क्या है, ग्रसिका कहाँ होता है, ये एक फूड पाइप होता है जिसे ग्रसिका कहते हैं। ग्रासनी भी होती है यहाँ पे। कर्णपूर ग्रंथि होती है जहाँ आपके कान के पास होती है। मुख गुहा मुंह के पास होता है। यकृत कहाँ है, पित्ताशय कहाँ है, इसको ध्यान में रखिए। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है डायग्राम से क्वेश्चन। बड़ी आंत कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, मलाशय, गुदा, अंधनाल, ये सब आपको डायग्राम आपको दिमाग में बैठा के रखिए दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक है मुख गुहा। इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या है। इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख गुहा भी आपको बताया कि आपका पाचन जो शुरू होता है पहले मुख से ही शुरू होता है, माउथ कैविटी था मुख गुहा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 अंगों को शामिल किया गया है। फर्स्ट है आपका दांत, टीथ जिसे कहते हैं। दूसरा है जीभ। तीसरा है लार ग्रंथियां। दोस्तों लार ग्रंथियां के बारे में मैंने बताया कि लार ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जिससे आपके मुख में पाई जाती है, ठीक। भोजन के साथ मिल जाती है, जिससे भोजन आराम से ये हमारे ग्रस नली के माध्यम से अमाशय में जाता है, ये लार ग्रंथियों के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दांत दांत के बारे में अब पढ़ते हैं हम। तीत क्या है, तीत हमको देखते हैं जब हम हंसते हैं तो तीत हमारा दिखता है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बात है। तीत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है टॉपिक में। तीत दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं जो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। इसने कहा कि दांत 2 प्रकार के होते हैं, इसमें बताया गया है कि दांत 2 प्रकार के होते हैं, वो बाहरी बनावट के आधार पर, और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे सांप हुआ, छिपकली हुआ, ये सब जंतु हुए ना दोस्तों। मनुष्य भी एक जंतु में ही आता है दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या इसमें बताया गया है कि होमोडोंट। होमोडोंट दांत क्या होते हैं दोस्तों। होमोडोंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको गौर कीजिए, पे ध्यान दीजिए। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें होमोडोंट कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे जंतुएं होते हैं जिनमें जो दांत होते हैं उनकी शेप साइज एक बराबर होती है, मतलब उनके आकार एक बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं सभी दांत। जैसे आपको मछली के दांत देख लीजिए, उनके दांत इक्वल होते हैं। मनुष्य में ये दांत नहीं पाए जाते। मनुष्य में कोई चीरने का दांत होता है, कोई फाड़ने का दांत होता है, कोई कूचने का दांत होता है। मनुष्य में आगे दांत मिलेंगे, मनुष्य के बारे में दांत मैं पूरा वर्णन करूंगा। मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि मनुष्य में होमोडोंट दांत नहीं पाए जाते हैं। ये केवल
जैसे सांप में पाई जाती हैं, छिपकली में पाई जाती है, कछुआ में पाई जाती है, मछली इत्यादि में पाई जाती है। अगला टॉपिक है दोस्तों हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट दांत दांत कैसे होते हैं? वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, मतलब वे दांत जैसे मनुष्य में पाए जाते हैं, चीरने के दांत, फाड़ने के दांत, कूचने के दांत, उसी प्रकार विभिन्न जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, इसे हेट्रोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारियों में, स्तनधारियों में जो दांत पाई जाती है उसे हेट्रोडोंट कहा जाता है। मेमल्स, दांतों के जड़ों पर निकलने के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों दांत कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो दोस्तों दांत तीन प्रकार के होते हैं। एक बार दंती जिसे मोनोफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफियोडोंट, एक बार दंती। वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, अर्थात पूरे जीवन काल में वो एक ही बार निकलते हैं। एक बार अगर टूट गए हैं तो दोबारा नहीं निकलते, इनकी जगह दूसरे दांत नहीं निकलते, उन्हें हम एक बार दंती दांत कहते हैं। इसे परमानेंट टीथ, अस्थाई टीथ भी कहा जाता है। अस्थाई दांत की संख्या मनुष्य में 12 होती है। हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए कि आपके 12 जो दांत होते हैं अगर वो टूट जाएं पूरे जीवन काल में, वो कभी भी दोबारा नहीं उगेंगे। ये अस्थाई दांत होते हैं जो हमारे एक बार निकलते हैं, उसके बाद कभी निकलते नहीं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट में दोस्तों। द्विबार दंती डाइफोडोंट, वैसे दांत जो जबड़ों पर दो बार निकलते हैं। हमारे ऐसे दांत होते हैं जो जबड़ों पर दो बार निकलते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं, उनकी जगह नए दांत पुनः निकल आते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत को दूध का दांत, मिल्क टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। दोस्तों इस बात पर ध्यान दीजिए, बचपन में कहते हैं कि अभी आपका दूध का दांत है। बचपन में आप बुजुर्गों द्वारा, अपने दादा दादी के द्वारा सुने होंगे कि आपके जो दांत होते हैं दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे। मतलब दूध के दांत टूट जाते हैं तो फिर से निकलते हैं। ये दांत की संख्या 20 होती है, जिसे द्विबार दोस्तों कहते हैं। बहुत सिंपल उदाहरण है कि अब मनुष्य का जो दांत बचपन था, बचपन में वो द्विबार दंती होता है। उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है टॉपिक अगला? बहुबार दंती पोलोफोयोडोंट। पोलोफोयोडोंट क्या होता है? वैसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, अर्थात जितने बार टूटते हैं उनकी जगह नए दांत निकलते हैं, उन्हें हम पोलोफोयोडोंट कहते हैं। पोलोफियोडोंट। जैसे स्तनधारी सांप, छिपकली, मगरमच्छ को छोड़कर अन्य वर्टेब्रेट कैसेवर की, जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती है, कि उनके दांत का मतलब कि इसमें जो उदाहरण दिया है कि सांप, छिपकली और मगरमच्छ को, ये भी स्तनधारी में आते हैं। इनको छोड़कर जितने भी कशेरुक जिनके पीठ पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके जो दांत निकलते हैं बहुबार दंती, मतलब कई बार निकलते हैं। एक बार टूटे तो फिर निकल जाएंगे, फिर टूटे तो फिर निकल, मतलब जीवन काल में कई बार निकलते रहते हैं दोस्तों। बहुबार दंती पॉलीफ्यूडेंट, इसके बारे में बताया जिनके पीठ पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके जो दांत होते हैं वो कई बार निकलते हैं। अगर टूटे फिर टूटे पे तो फिर निकल जाएंगे। जीवन में कई बार निकलते हैं, कई बार टूटते हैं। अच्छा दोस्तों, एक नोट टॉपिक रखिए कि मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। आपको सबको पता होगा दोस्तों कि मनुष्य के मुख में जो दांत 32 होती है, जो पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ये बात समझो, वो पूरे, अगर मनुष्य जन्म लिया है और अंत तक उसके कुल मिला के 52 दांत निकलते हैं जीवन में। अंत तक जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। कैसे दोस्तों? मैंने बताया कि मनुष्य में 20 दांत जो होते हैं द्विबार दंती होते हैं। बताया गया ना कि जिसमें दूध का दांत होता है, अभी बताया गया ना, द्विबार दंती मिल्क टीथ 20 दांत, उन्हीं को जोड़ के 32 और 20 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 52 हो जाएगा। उसी प्रकार वो जोड़ के बताया गया है कि मनुष्य में 52 दांत जो निकलते हैं पूरे जीवन काल में निकलते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं निकलते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये डायग्राम, ये फिगर देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है? इंसीजर, इंसीजर मतलब कृंतक, रदनक, कैनाइन, प्रीमोलर, अग्रचर्वणक, चवर्णक, मोलर। ठीक। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के।
पहले दांत कौन से? कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचौड़क, फिर चौथा कौन सा है? चौड़क। इंग्लिश में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ICPM। ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हाँ दोस्तों, अब देखो ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में ये मनुष्य के निचले जबड़े का चित्र दिया गया है। निचले जबड़े में आधे डायग्राम में बताया गया है कि निचले जबड़े का आधा भाग है। आधा भाग में बताया गया है कि आधे भाग में मनुष्य में 2 कृंतक पाए जाते हैं, 1 और 2। देखो गिनती भी लिखा गया है 1 और 2। दो इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा, कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 1। केवल 3 नंबर वाला जो है कैनाइन है, 3 नंबर वाला केवल कैनाइन है। अच्छा, और इंसीजर की अग्रचौड़क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 4 और 5 नंबर वाला। ठीक, मोलर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 6, 7, 8 इसमें नंबरिंग भी किया गया है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। 6, 7, 8 ये जो होती हैं, ये 3, 6, 7, 8 चौड़क होती हैं, जिसे मोलर कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, इस डायग्राम को देखते हैं दोस्तों। इस डायग्राम को पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, पहले यहाँ से देखते हैं। मनुष्य में जो बाहरी दांत जो चमकता है, जैसे हम हंसते हैं वो दांत देखते हैं चमकता है, वो क्यों चमकता है? इनेमल के कारण। दांत जो बाहरी होती है इनेमल होता है, फिर उसके नीचे अलग अलग नीचे परत जो पाई जाती है उसे डेंटाइन कहते हैं। फिर उसके नीचे पल्प होता है, गम होता है। गम मतलब आपका मसूड़ा, जिसे कभी कभी मसूड़ों में मंजन करते समय खून आ जाता है, उसे मसूड़ा होता है। उसमें नस विभिन्न प्रकार के नसें गई होती हैं, इन्हीं कारण ब्लड बहता रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में जो सबसे ऊपर क्राउन कहते हैं, इन्हीं सबको मिला के क्राउन, ये जो चित्र दिखाया रहा है इन्हीं को क्राउन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के, जो यहाँ से यहाँ तक है पूरा क्राउन कहलाता है। आगे दोस्तों देखते हैं, रूट होता है नीचला वाला परत, सबसे नीचे वाला, ये क्राउन और रूट में बटा होता है दांत। ठीक, अच्छा दोस्तों, एक अगले टॉपिक क्या है कि दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार में दांत कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। संख्या में देखते हैं दोस्तों, संख्या क्या क्या है। संख्या देखो दोस्तों, संख्या में 2 गुणे 4 मतलब 8 दांत, मतलब 2 गुणे 4 और 1 गुणे 4 बराबर 4, 2 गुणे 4 बराबर 8, 3 गुणे 4 बराबर 12। इन जोड़ों को, इन सबको मिला के जोड़ते हैं तो 32 दांत होते हैं। अच्छा दोस्तों, कृंतक का कार्य क्या होता है? काटना। रदनक का कार्य क्या होता है? चीरना। ठीक, अच्छा दोस्तों, ये 2 जो लिखा गया है, आपको मनुष्य की जबड़ों की जो नीचे वाला जबड़ा होता है, उन्हीं जबड़ों को आधे पार्ट के जो दांत हैं उन्हीं को लिखा गया है। जैसे 2, 1, 2, 3 दिख रहा है ना दोस्तों। 2, 1, 2, 3 का मतलब देखो इधर, ये 2, 1, 2, 3 यही है। एक फार्मूला बन जाएगा अभी आगे। अभी आपको हम समझाते हैं कैसे फार्मूला बना। जैसे निचला जबड़ा हुआ आपका, उस जबड़े का आधा पार्ट मतलब आधा भाग कुछ दांतों को गिन लिया गया है। इसमें कितना कृंतक हैं, रदनक हैं, अग्रचौड़क कितने हैं, चौड़क हैं, वो दिया है। कृंतक कितने हैं? आधे पार्ट में 2 हैं। रदनक कितने हैं? 1 है। अग्रचौड़क कितने हैं? 2 हैं। और चौड़क कितने हैं? 3 हैं। तो उन्हीं को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब गुणा कर दिया है दोस्तों। और गुणा करने के बाद जितना आया है, पहले में कृंतक की संख्या कितनी है? कुल 8 है। अगर कोई पूछे आपके मुंह में कृंतक दांत की संख्या कितनी है, आप सीधे बताएंगे कितना? 2। आधे जबड़े में 2 गुणे 4 बराबर 8। याद होगा ना दोस्तों, ये ट्रिक है हमारा। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार रदनक आपका 1 गुणे 4 बराबर 4, 2 गुणे 4 बराबर 8, 3 गुणे 4 बराबर 12। इन सबको जोड़ देंगे तो 32 हो जाए। हाँ, कृंतक का कार्य क्या है दोस्तों? काटना। जब हम काटते हैं, कोई चीज काटते हैं, तो कृंतक दांत हमारा सबसे पहले से काटता है। ठीक, जिसकी संख्या 8 होती है। और रदनक का कार्य चीरना। सबसे इसका काम कहाँ होता है? जब हम ईख, गन्ना देखते हो ना, ईख को जब हम चीरते हैं, वो कृंतक ही रदनक दांत होता है हमारा। रदनक, जिसे कैनाइन कहते हैं इंग्लिश में, कैनाइन दांत के द्वारा हम गन्ना को चीरते हैं। आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा दोस्तों। कोई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
दंत फार्मूला। दंत फार्मूला क्या है दोस्तों? दंत फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों, दो वयस्क, वयस्क मतलब एडल्ट, जैसे जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो वो वयस्क कहलाता है। वयस्क नहीं नहीं दोस्तों, ये मेरा वयस्क कहने का मतलब जो 24 साल दांत दांत की कैटेगरी में 24 साल हो सकता होगा। वयस्क में 2 1 2 3 गुणे 2 मतलब 32 दांत होते हैं। मतलब ये याद रखो फार्मूला 2 1 2 3 अर्ध दांत का। बच्चों में 2 1 0 3 मतलब कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्र चौड़क फिर चौड़क, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क फिर चौड़क। जिसमें बच्चों में 2 1 0 3 कैसे होता है? कृंतक जो होता है वो कितना होता है? कृंतक, कृंतक 2 होते हैं। कृंतक कितने होते हैं? 2 होते हैं। रदनक कितने होते हैं? 1 होते हैं। अग्र चौड़क कितने होते हैं? जो 0 होते हैं। और चौड़क कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये कैसे बताया गया है? नीचे वाले जबड़े के आधे पार्ट या ऊपर वाले जबड़े के आधे पार्ट को ये संख्या गिनती दी गया है। 2 1 0 3 ये फार्मूला लिया गया वहीं से। तो 2 1 0 3 कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क है। इनको 2 से उनसे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जिसकी संख्या हो गई 20। अच्छा, अगर कोई पूछे कि बच्चों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नोट में दोस्तों क्या देखते हैं? नोट में 5 साल की कम उम्र के बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है 20 होती है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर मतलब अग्र चौड़क, हिंदी में क्या कहते हैं? अग्र चौड़क। 2 1 0 3 मतलब 0 मतलब प्रीमोलर। ये फार्मूला बताया गया था ना, प्रीमोलर मतलब अग्र चौड़क नहीं पाया जाता है, इसलिए उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब मुंह में का पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाता है तब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। याद है ना दोस्तों, पीएच मान कितना होना चाहिए मुंह का? पीएच मान 5.5 से नीचे जाना नहीं चाहिए, मतलब 5.6 होना चाहिए। नहीं तो अगर पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो दांत क्या होते हैं? सड़ना शुरू होते हैं, मुंह से गंध आने शुरू होती है, मतलब दांत की कंडीशन वहीं से खराब हो जाती है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इसके लिए अच्छा दवा दे सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? लास्ट मोलर को विजडम टीथ या अकल का दांत कहा जाता है, जो 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। अभी ने बताया ना दोस्तों, 18 से 24 वर्ष की उम्र में जिसे विजडम टीथ कहते हैं, अकल का दांत निकलता है। कितने वर्ष में? 18 से 24 वर्ष के बीच में। इसलिए मैंने कहा कि वैक्स में 24 साल मान लो दांत कंडीशन। वैक्स अगर कोई है तो 24 साल तक कौन सा दांत निकलता है? अक्ल का दांत। अक्ल का दांत कब तक निकलता है? 24 साल तक। लास्ट ईयर कितना होता है? 24। उससे ज्यादा उसके आगे नहीं निकलता अक्ल का दांत, उससे पहले निकल जाता है। 18 से 24 साल के बीच में लास्ट मोलर, मोलर मतलब चवड़क, हिंदी में क्या कहते हैं? चवड़क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28 होते हैं। किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। याद रखना, जो 28 साल के नीचे हैं उनकी दांतों की संख्या कितनी होंगी? 28। जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी दांतों की संख्या कितनी होंगी? 28। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़ों तथा सुअर के होते हैं, जिनकी संख्या 44 होती है। ठीक दोस्तों, ये बात तो समझ गए होंगे। अगला, मनुष्यों में कुल 52 दांत निकलते हैं। मैंने बताया कि नहीं, मनुष्य में केवल 20 दांत हैं जो 2 बार दंती होते हैं, मतलब 2 बार जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ, दूध का दांत भी कहते हैं, जिसकी संख्या होती है 20 + 20 + 12। और मनुष्य में कितने दांत अस्थायी होते हैं बता सकते हैं दोस्तों? अभी नहीं बताया, इधर नीचे बताया ना दोस्तों, ऊपर बताया कि अस्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी है। अस्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी है दोस्तों? ये क्वेश्चन बताइए। 20 है कि 12 है? 20 है ना कि 12 है? 12 है।
ठीक दोस्तों, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 12। अस्थायी हाथी के दिखने वाले दांत, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? हाथी के दिखने वाले दांत जिसे टस्क कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टस्क, सिर्फ मेल एलिफेंट में होती है। हमने देखा है मूवियों में, जो देखा है, जो हाथी के दांत, एक कहावत है, हाथी का दांत दिखने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये कहावत है ना, आप लोग सुने होंगे। हाथी के दांत है दिखने के कुछ और, दिखाने के कुछ और जो हाथी के दांत है बहुत महंगा बिकता है दोस्तों, ये तो बात जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, ये दांत बहुत ही महंगा बिकता है, क्योंकि बहुत ही आसानी से मिलता भी नहीं दांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दांतों का वह भाग, दांतों का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर दिखाई देता है उसे क्राउन कहा जाता है, तथा मसूड़ों के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं। अभी मैंने चित्र में दिखाया दोस्तों दांतों के बारे में, ये चित्र देखिए, ये फिगर है, मसूड़े से बाहर निकला है उसे क्राउन कहते हैं इतना, और जो मसूड़ों के अंदर है उसे रूट कहते हैं, जिसे जड़, रूट मीन्स जड़ होता है आपका। ठीक, रूट कहते हैं। दांतों का सबसे बाहरी बाहरी आवरण, दांतों के सबसे बाहरी आवरण को इनेमल कहा जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर संरचना है। यही जो दांत हमारे, जो जब हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं दांत दिखता है ना, वो इनेमल वाला पार्ट है हमारा, याद रखिएगा। सबसे कठोर भी होता है, शरीर का सबसे कठोर पार्ट, तो सबसे कठोर संरचना स्ट्रक्चर कौन सा है? इनेमल। इनेमल के कारण ही दांतों का रंग सफेद होता है। पता चल गया ना दोस्तों, दांतों का रंग सफेद क्यों होता है? इनेमल के कारण। इनेमल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है, तथा डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें द्रव भरा रहता है, उस द्रव को पल्प कहते हैं। अभी दिखाते हैं दोस्तों, इस फिगर में सब दिखाता है। देखिए डेंटाइन, इनेमल के अंदर वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला दिख रहा होगा आपको, दिखाते हैं दोस्तों, ये व्हाइट वाला पार्ट है, आपको क्या कहते हैं? इसको डेंटाइन, क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन क्या है? ये है, और इसकी पल्प क्या है? गम। पल्प ये होगा दोस्तों, देखो पल्प की संरचना ये है। ठीक, पल्प दिखाते हैं, ये है, और गम ये है। ठीक, सबका आपको तीर का निशान के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, सिंबल है उसके लिए। ठीक, दांतों, यहाँ पहुंच गए। दांतों के जबड़ों की मांसपेशियों में स्थित, दांतों के जबड़ों की मांसपेशियों में स्थित इस मांसपेशियों को शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी माना जाता है, तथा जबड़े की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। ये बात ध्यान में रखिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी को। और सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है शरीर में, हमारे मनुष्य के शरीर में? दांत की मांसपेशियां जो होती हैं, सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूटकर झड़ने लगते हैं, जिसे दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। हम देखते हैं दोस्तों, कभी कभी हमारे दांत टूट कर गिर जाते हैं, और मतलब मिल्क टीथ गिरते हैं, मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत वो गिर जाते हैं, तो जाम वो दोबारा आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। ठीक, लेकिन जो दांत 24 साल या 25 साल के बाद या किसी बीमारी की वजह से झड़ते हैं, वो कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस बीमारी। जो दंत क्षय होता है, दंत कमजोर होकर टूट जाते हैं, वो फ्लोरोसिस बीमारी का होता है। इनको, इनका इलाज शीघ्र ही करा लेना चाहिए दोस्तों। आपको जब भी दांत टूट जाए तो इसका इलाज करा लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों? जीभ। जीभ क्या होता है? टंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टंग, TONGUE, GUE, टंग। टंग में क्या है देखते हैं दोस्तों, ये फिगर है आपका मुख का, जिसके अंदर टंग है। टंग में देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपको पता चल जाएगा आप कहाँ से स्वाद का पता लगाते हैं। जीभ में कौन कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं जो आपको स्वाद देती हैं। ठीक, देखिए बीटर, बीटर क्या होता है? तीखा। जब हम मिर्चा खाते हैं, कुछ मिर्चा कुछ खा लिए,
तो वो तीखा कहाँ एकदम पीछे दांत के जीभ के पीछे वाले पार्ट होता है। देखो दोस्तों ये दिखाया गया है, ये रहा बिटर। ये पार्ट जो है जीभ का पीछे वाला पार्ट है, वहां से हमको तीखा महसूस होता है ना दोस्तों आपको तीखा। जब मिर्चा खाते हैं तो अवश्य ही तीखा महसूस होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साल्टी, साल्टी क्या होता है दोस्तों? साल्टी मतलब क्या होता है? नमकीन। नमकीन, नमकीन वाला पार्ट कौन सा? ये रहा आपका नमकीन वाला पार्ट, ये रहा। ठीक दोस्तों, कौन सा है? ये रहा दोस्तों नमकीन वाला पार्ट, साल्टी वाला ये रहा। ठीक, साल्टी मीन्स नमकीन। ये रहा दोस्तों नमकीन वाला पार्ट। जब हम कोई नमक वाला चीज जैसे नमकीन हुआ उसे खाते हैं तो इसका स्वाद कहाँ से पड़ता है? इस वाले पार्ट से जो आपको दिखाया गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों? शोर। शोर क्या होता है दोस्तों? खट्टा। नींबू, जैसे नींबू हम जब चखते हैं, नींबू खाते हैं तो उसका स्वाद क्या होता है? थोड़ा खट्टा होता है। तो सोर, सोर इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका स्वाद हमारे जीभ में साल्ट के पीछे वाला पार्ट होता है, जहाँ साल्ट होता है उसके पीछे वाले पार्ट में सोर का कणिकाएं होती हैं। ये टेस्ट बड्स इंग्लिश में कहते हैं, स्वाद कलिकाएं इसे कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो साल्ट वाला पार्ट है उसके पीछे ही शोर वाला रहता है। और बीटर वाला पार्ट जीभ के सबसे पीछे पाया जाता है, जहाँ पे हमें तीखा, जब हम मिर्चा उर्चा खाते हैं उसके समय, उस समय हमको तीखा का स्वाद पड़ता होता है स्वाद कलिकाएं द्वारा बीटर वाले पार्ट से। ठीक, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा। आप लोग जानते हैं स्वीट मतलब मीठा। मीठा वाला पार्ट हम एकदम आगे ये पार्ट होता है, ये जब हम ऐसे निकालते हैं जीभ, वही वाला पार्ट है, समझ लो दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्से के गर्दन से जुड़ी रहती है। देखिए दोस्तों, जीभ आपकी कैसी है? मांसपेशियां जानते होंगे ना, मांस वाली संरचना है, मांसल जिसे कहते हैं। मांसल संरचना होती है जो हमारे गर्दन, पीछे वाली गर्दन होता है, गर्दन, नेक इंग्लिश में कहते हैं इसको, नेक से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। ठीक, और जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं कहते हैं, कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है? टेस्ट बड्स के द्वारा भोजन का स्वाद का पता लगाया जाता है। मनुष्य में टेस्ट बड्स की संख्या 8,000 से 10,000 होते हैं। टेस्ट बड्स की संख्या मनुष्य में कितनी होती है दोस्तों? अगर क्वेश्चन आ गया कि टेस्ट बड्स की संख्या कितनी होती है, 8,000 से 10,000 होती है। ठीक, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ये संबंधित प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के स्वाद के लिए जीभ उत्तरदायी होता है। ठीक, जीभ स्वाद के लिए ही उत्तरदायी होता है, ये तो सबको पता होता है। मुंह में पानी क्यों होता है? जीभ के कारण। ठीक, टेस्ट बड्स कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टेस्ट बड कुल 4 प्रकार के स्वाद का पता लगा सकती हैं जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद टेस्ट बड्स के द्वारा पता लगाने का कार्य संपन्न होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीठा सबसे आगे वाला हिस्सा, खट्टा एवं नमकीन दूसरे एवं तीसरे भाग में, तीखा पीछे वाले हिस्से में। मीठा सबसे आगे वाले हिस्सा, खट्टा और नमकीन दूसरे और तीसरे वाले भाग, तीखा पिछले वाले हिस्से में। फिर से हम उस फिगर पे जाते हैं, दिखाते हैं आपको इस चित्र को, इस फिगर को ध्यान में बैठा लीजिए दोस्तों। मीठा सबसे आगे वाला हिस्सा, जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा क्या बताता है हमको? कौन सा टेस्ट बड्स है? सबसे आगे वाला हिस्सा जीभ का हमें मीठा बताता है। खट्टा और नमकीन, अगर नमकीन कह जाए दूसरा और तीसरा, नमकीन और खट्टा दूसरा और तीसरा वाला हिस्सा, और बीटर सबसे लास्ट में, जीभ का पिछले वाला हिस्सा। बीटर मतलब तीखा, तीखा मतलब कौन सा है? बीटर।
जब मिर्चा खाते हैं कौन सा स्वाद बताता है? जीभ का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, पिछला वाला हिस्सा। ठीक, आगे दोस्तों नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है? नोट्स, नोट्स क्या है? जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद को पता लगाने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात स्वादहीन, टेस्टलेस होता है। जीभ का भाग, कौन सा भाग टेस्टलेस होता है? मध्य भाग। देखते हैं दोस्तों फिगर में कौन सा मध्य भाग है? ये रहा मध्य भाग। आपको दिखाते हैं दोस्तों कौन सा मध्य भाग है? ये वाला मध्य भाग। ठीक, ये वाला मध्य भाग दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा है तो बताइए। ये वाला मध्य भाग है जिसमें स्वादहीन होता है, इसको कोई स्वाद नहीं होता। ठीक, आगे अगला क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, जीभ के पीछे वाले हिस्से में मांसल उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों फिगर में क्या है, टॉन्सिल कहाँ है अपना? देखिए दोस्तों टॉन्सिल, मांसल उभरी हुई संरचना, ये रहा टॉन्सिल। दिख रहा है ना दोस्तों? टॉन्सिल कहाँ होती है? जीभ के पीछे मध्य वाले हिस्से में। कहाँ बताया गया है? टॉन्सिल पाया जाता है। जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभरी हुई संरचना होती है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। ठीक, टॉन्सिल के द्वारा लाइफोसाइट्स का निर्माण किया जाता है जो भोजन में मौजूद रोगाणुओं का नष्ट करने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट एक अपना कोशिका होता है, ये जो भोजन में उपस्थित रोगाणुओं, हमारे जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ये टॉन्सिल के द्वारा ही निकलता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगर क्वेश्चन में आए, लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है? लिम्फोसाइट आपके जीभ के पीछे एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल से ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का काम क्या है? लिम्फोसाइट का काम क्या होता है दोस्तों? कि ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अगर लिम्फोसाइट ना उत्पन्न हो तो जीवाणु नष्ट नहीं होंगे, जिससे हमारे शरीर कमजोर होता है। जीवाणुओं के अगर है तो हमारा शरीर कमजोर होगा, तो प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य ही करता है, समझ लो एक तरीका से। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनेगा, आपको देखा होगा, आपको ना हो दोस्तों, लेकिन कभी कभी टॉन्सिल में जीवाणुओं से संक्रमण हो जाता है जिससे टॉन्सिल में स्वेलिंग या सूजन हो जाती है, जिसके कारण किसी भी पदार्थ को निगलने में कठिनाई होती है। इस स्थिति को टॉन्सिलिटिस नामक रोग कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, इस आपके यहाँ इस रोग को क्या कहते होंगे? आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं किस रोग की बात कर रहा हूँ? कि कभी कभी टॉन्सिल जो उभरी जीभ के पीछे वाली उभरी हुई मांसल संरचना होती है इसे टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल में जीवाणु का संक्रमण होता है, उसी कारण टॉन्सिल में सूजन आता है। किस कारण सूजन आता है? जीवाणु के संक्रमण के कारण टॉन्सिल में सूजन आता है। ठीक, तो जिससे टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, जिससे हम खाना खाते हैं तो टॉन्सिल में जाके लगता है, जिससे हमें दर्द थोड़ा सा महसूस होता है। ये दर्द बहुत ही भयानक होता है दोस्तों, जिससे हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। ठीक, किसी भी पदार्थ के निगलने में कठिनाई होती है। वही कहा गया ना, जब खाना खाते हैं तो निगलना वही हुआ ना। छोटा छोटा कवर हम खाते हैं, उसी कवर को हम अंदर जाता है, वहां से ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, वो आगे संरचना है। तो उसी को जब खाते हैं तो ये गले में जो टॉन्सिल होता है वो बहुत दर्द करता है दोस्तों। ऐसा दर्द पूछो ना दोस्तों। ठीक, इस रोग को कहते हैं टॉन्सिलिटिस नामक रोग। आपके यहाँ इसे किस रोग के नाम से जानते हैं दोस्तों? आपके घर वाले बताते होंगे ये दो रोग कैसा है, मतलब क्या नाम रखा होंगे इस रोग का? बताओगे दोस्तों? कमेंट में बताइए इस रोग के बारे में, हम आपका इस कमेंट का जरूर रिव्यू करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो हमारे इस कमेंट पे जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।